नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 17 अप्रवाह तंत्र के याद रखने योग्य बातें एवं महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तरों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखने योग्य बातें। भारत की प्रमुख नदियों की जानकारी है। क्रमांक, नदियों के नाम, उद्गम स्थल जहाँ से नदियाँ निकलती है, सागर जहाँ पे नदियाँ गिरती है, प्रमुख सहायक नदियाँ एवं वे क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ बहती है उन राज्यों की जानकारी। पहला, सिंधु नदी। यह नदी सिग्गी खबाब झरने से, जो कि मानसरोवर झील के समीप है, वहाँ से निकलती है। यह नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज प्रमुख नदियां हैं। यह नदी भारत में कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। दूसरा, सतलुज। यह नदी मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी आगे सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में सिप्ती नदी, जो कि प्रमुख है, यह नदी भी कश्मीर क्षेत्र में ही बहती है। तीसरी, गंगा। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी, जो कि गोमुख नामक स्थान पर स्थित है, वहाँ से निकलती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक प्रमुख नदियों में अलकनंदा, भगीरथी, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंद नामक नदियाँ हैं। यह नदी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी। कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील से यह नदी निकलती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में देवोंग, सेसरी, स्वर्णसिरी, भाद्री, घनसिरी प्रमुख हैं। यह नदी मुख्य रूप से भारत में असम क्षेत्र में बहती है। नर्मदा नदी। यह नदी अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और यह नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख नदी ओरसन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में यह नदी बहती है। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मुल्ताई, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह नदी खंबाट की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा नदी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में यह बहती है। महानदी नदी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा नामक स्थान से महानदी का उद्गम स्थान है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ और हसदेव प्रमुख नदियां हैं। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थान है। बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। वेनगंगा, इंद्रावती, पैनगंगा इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में यह बहती है। कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा नदी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके प्रवाह क्षेत्र हैं। कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक नामक स्थान पर स्थित है, यह नदी वहाँ से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में इसका सागर से मिलती है। भवानी, अमरावती, नोडल यहाँ इसकी सहायक प्रमुख नदियाँ हैं। यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र में बहती है। दूसरा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तीसरा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। चौथा, नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। पांचवा, भारतीय अप्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। छठवां, गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सातवां, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आठवां, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्त्रा नदी है। श्रीनगर में इस नदी पर शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। नौवां, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। 10वां, अलकनंदा और भगीरथी नदी के सम्मेलन से गंगा नदी का निर्माण होता है। परंपरागत रूप से भगीरथी को ही वास्तविक गंगा माना जाता है। अगला बिंदु, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। अगला बिंदु, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता, पटना, कानपुर जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। 13वां, यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा जैसे व्यापारिक शहर बसे हैं। 14वां, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या मैदानी क्षेत्र में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गोल व चिकने शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। 15वां, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनाती है। 16वां, टोंस या तमसा नदी पर बनने वाला प्रसिद्ध जलप्रपात बिहार का प्रपात है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है।
दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 19वां, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। 20वां, भारत का सबसे बड़ा द्रोणी गंगा नदी पर है। 21वां, पंचनद शब्द का अर्थ 5 नदियों की भूमि है। यह मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र को संदर्भित करती है, जहां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी बहती है, जो सिंधु नदी में मिलती है। यह प्राचीन काल में इस क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था और आधुनिक पंजाब नाम इसी से बना है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों से बहती है। 23वां, देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थल है। इस संगम स्थल के बाद ही गंगा नदी का निर्माण होता है। 24वां, हिमालय अप्रवाह क्षेत्र तंत्र की नदियां तीव्र खड्डों का निर्माण करती है। 25वां, दक्षिण भारत की नदियां वृक्षाकार अप्रवाह तंत्र बनाती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न, उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी क्यों होती है? उत्तर, उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें जल के दोहरे स्रोत प्राप्त होते हैं। मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, हिमालयी उद्गम। ये नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है और बड़े बड़े हिमनद, जिसे ग्लेशियर भी कहा जाता है, के भंडार हैं। दूसरा, वर्ष भर जल की उपलब्धता। इन नदियों को गर्मियों के महीने में भी हिमालय की बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से लगातार पानी मिलता रहता है, जिससे ये कभी नहीं सूखती हैं। तीसरा, मानसूनी वर्षा। बर्फ के पिघलने से के अतिरिक्त ये नदियां मानसूनी मौसम के दौरान होने वाली भारी वर्षा से भी प्रचुर मात्रा में जल प्राप्त करती है, जिससे इनका प्रवाह बना रहता है। चौथा, दोहरा जल स्रोत। जल के इन दोहरे और विश्वसनीय स्रोतों, ग्लेशियर का पिघलना और मानसूनी वर्षा के कारण उत्तर भारत की नदियों में पूरे वर्ष जल प्रवाहित होता रहता है, इसलिए इन्हें सदावाहिनी नदियां भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियां ग्रीष्म काल में सूख क्यों जाती हैं? उत्तर, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती है। यहाँ उनके जल बहुत कम हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये नदियां मौसमी वर्षा आधारित होती हैं। दक्षिण भारत की नदियों के ग्रीष्म काल में सूखने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वर्षा पर निर्भरता। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियों की तरह ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं। वे मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा से प्राप्त जल पर निर्भर होती हैं। दूसरा, ग्लेशियरों का अभाव। चूंकि दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ या हिमनद नहीं है, इसलिए गर्मियों में बर्फ पिघलने से पानी की निरंतर आपूर्ति नहीं हो पाती, जैसा कि उत्तर भारत की नदियों में होता है। तीसरा, चट्टानी पठार। दक्कन का पठार कठोर आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है, जो वर्षा जल को भूमिगत जल के रूप में अधिक गहराई तक जाने से रोकता है, जिससे नदियों को गर्मियों में भूमिगत जल नहीं मिल पाता। चौथा, मौसमी प्रवाह। मानसूनी मौसम बरसात के बाद समाप्त होने पर नदियों को जल प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे इन नदियों का जल कम हो जाता है और वे शुष्क मौसम में सूखने लगती हैं। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का मैदान सघन आबाद क्यों है? उत्तर, उत्तर भारत का विशाल मैदान कई भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अत्यधिक सघन घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या वितरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों के जमाव से हुआ है। यह मिट्टियां कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जिससे कृषि उत्पादकता बहुत अधिक होती है। दूसरा, कृषि का विकास। उपजाऊ भूमि और प्रचुर जल उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, जहां गेहूं, गन्ना, चावल जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। कृषि अर्थव्यवस्था ने बड़ी आबादी का भरण पोषण किया है। तीसरा, समतल स्थलाकृति। यह क्षेत्र समतल और सपाट है। समतल भूमि घर, उद्योगों, सड़क व रेलवे जैसे परिवहन को आसान बनाती है, जिससे इन क्षेत्रों में अत्यधिक आबादी है। चौथा, जल की प्रचुर उपलब्धता। हिमालय से निकलने वाली सदावाहिनी नदियां वर्ष भर पानी उपलब्ध कराती है। यह जल सिंचाई, घरेलू उपयोग और शहरीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। पांचवा, अनुकूल जलवायु। यहाँ की जलवायु ना तो बहुत ठंडी है, ना ही बहुत गर्म, और पर्याप्त वर्षा भी इन क्षेत्रों में होती है। मानव निवास और कृषि गतिविधियों के लिए यह क्षेत्र अनुकूल है। इन सभी कारकों ने मिलकर उत्तरी भारत को प्राचीन काल से ही घनी आबादी वाला क्षेत्र बना दिया है। अगला प्रश्न, नदियों से क्या लाभ है? लिखिए। उत्तर, नदियों के लाभों को मुख्य रूप से आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व है। नदियों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। जल आपूर्ति।
पीने और घरेलू उपयोग हेतु जल का मुख्य स्रोत नदियां ही है। सिंचाई, कृषि के लिए जल उपलब्धता और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए नदियों का जल पर्याप्त होता है। जल विद्युत उत्पादन, बांधों के माध्यम से बिजली का उत्पादन इन्हीं नदियों के जल से ही किया जाता है। परिवहन, सामान और लोगों के आवागमन के सबसे सस्ते मार्ग जलमार्ग ही हैं, जो इन नदियों के माध्यम से नौकायान या नौका विहार के माध्यम से किया जाता है। मत्स्य पालन, भोजन और आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। औद्योगिक उपयोग, उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता इन्हीं नदियों के माध्यम से किया जाता है। पर्यटन, मनोरंजन और आर्थिक गतिविधियों को नदियों के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में निम्नलिखित अंतर है, जो कि निम्नानुसार है। क्रमांक, अंतर का आधार, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। पहला, उद्गम। उत्तर भारत की नदियों हिमालय पर्वत से में स्थित ग्लेशियर हिम नदियों से निकलती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से पश्चिमी पठार या प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों से निकलती हैं। दूसरा, जल उपलब्धता। हिमालय की नदियों में जल का स्रोत वर्षा व हिम है, इसलिए इन नदियों में जल की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। प्रायद्वीपीय नदियों में जल का स्रोत केवल वर्षा है, जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, इसलिए इन नदियों में जल की उपलब्धता कम होती है। तीसरा, जल विद्युत। इन उत्तर भारत की नदियों में जल प्रपात कम बनते हैं, इस कारण जल विद्युत की संभावना कम है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां जलप्रपाती होने के कारण से इन नदियों पर जल विद्युत उत्पादन की अधिक संभावनाएं होती है। नौकायान या सिंचाई, उत्तर भारत की नदियों में नौका चालन एवं नहरों द्वारा सिंचाई बहुत अधिक की जाती है, क्योंकि इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में नौका चालन व सिंचाई की सुविधाएं कम होती है। उपजाऊ मिट्टी, हिमालय से निकलने वाली नदियां उपजाऊ मिट्टी अपने तटों पर फैला देती है, जिससे यहाँ मैदान बहुत अधिक उपजाऊ हो जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन कठोर सैलों पर से होकर बहती है, अतः बहुत कम मिट्टी ला पाती है। मार्ग, उत्तर भारत की नदियों का मार्ग लंबा होता है और ये विशाल मैदानी क्षेत्रों से बहती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां का मार्ग उत्तर भारत की नदियों से छोटा होता है और ये कठोर चट्टानी धरातल से बहती है। प्रमुख नदियां, उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां हैं, जिसमें यमुना और घाघरा भी शामिल है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियां। धन्यवाद दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। हम इस वीडियो के माध्यम से समय समय पर कला संकाय के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।